हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 MCQ को डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 6। इससे पहले ऑलरेडी हमने 5 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है कपास की पैदावार खाली स्थान में अच्छी होती है। सिंपल सा सवाल है कि कपास की पैदावार खाली स्थान में अच्छी होती है, काली मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में या फिर बलुई की मिट्टी में। ठीक है, यहाँ पे ये और नहीं होगा। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी में कपास की पैदावार अच्छी होती है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, काली मिट्टी। ध्यान रखिएगा, इसी काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये खास करके आपको देखने को कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र, ठीक है, और गुजरात। ठीक है, और भी राज्यों में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से देखा जाए तो महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और इसी काली मिट्टी देखेंगे कि जल धारण की जो क्षमता होता है वो अधिक होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। निम्नलिखित प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा यहाँ पे त्रिवेणी नहर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, और बाकी यहाँ ध्यान रखिएगा कि त्रिवेणी नहर बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई नहर है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है और इसका जो निर्माण शुरू हुआ था वो निर्माण कार्य 1909 में शुरू हुआ था। ठीक है, और इसमें मोटा मोटी कह सकते हैं कि लगभग 1 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि में सिंचाई की जाती है। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट है जो ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन है। सिंपल सा सवाल है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन है, कौन है। कांडला और हल्दिया, पारादीप और हल्दिया, यहाँ पे पारादीप होगा यहाँ पे। ठीक है, पारादीप और कांडला। पहले हम बात कर लेते हैं कि कांडला कहाँ पे है। तो अब देखेंगे कि कांडला जो है ये गुजरात में है। ठीक है, इसके बाद हल्दिया, हल्दिया देखेंगे ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, इसके बाद है आपका पारादीप। पारादीप कहाँ पे है, पारादीप है आपका उड़ीसा में। सवाल क्या है कि भारत के पूरी तट पर, ठीक है, पूरी तट मतलब इस एरिया में, तो इस एरिया में देखेंगे कि कौन कौन है। एक हल्दिया है और एक पारादीप होगा, यानी कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। ठीक है, कांडला देखेंगे ये पूरी तट पर है, और सॉरी पश्चिमी तट पर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा हल्दिया और पारादीप, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु क्षेत्रीयकरण का आधार क्या है। भारतीय योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु क्षेत्रीयकरण का आधार क्या है। धरातल मिट्टी और जल निकासी, वर्षा तापमान और फसल क्षेत्र, वनस्पति मिट्टी और भूमि उपयोग। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु क्षेत्रीयकरण का जो आधार वर्ष है वो है, जो आधार है वो वर्षा है, वातावरण है और फसल क्षेत्र है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, वर्षा, तापमान और फसल क्षेत्र। ठीक है, आप लोग कोई किन्हीं को पता ही होगा, सभी को पता होगा वैसे कि योजना आयोग का जो के स्थान पर क्या लाया गया है, नीति आयोग। क्या लाया गया है, नीति आयोग। अब सवाल ये है कि इसकी स्थापना कब की गई नीति आयोग का, तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था। 2007 से 12,
या फिर 2012 से 7। ठीक है, दो ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, एक है 2007 से 12 और दूसरा है 2012 से 17। ठीक है, कौन होगा 12वीं पंचवार्षिक योजना का कार्यकाल कौन सा है, 2007 से 12 या 2012 से 2017 तक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। सिंपल सा सवाल है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून, 16 सितंबर, 5 दिसंबर। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखना है आपको कि 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस, 28 जुलाई को। ठीक है, 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर है। बात करें यहाँ पे हम 5 जून के बारे में, तो 5 जून को हम लोग मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, और 5 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग विश्व मृदा दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व मृदा दिवस मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं विश्व ओजोन दिवस। ठीक है, और ये तो लोग जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, 5 जून को। ठीक है, और एक एग्जाम में आता रहता है, अक्सर में पूछा जाता है कि जैव विविधता दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मई को। आप लोग कमेंट करके बताइए कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण 2023 का जो थीम था वो क्या था। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 2023 का थीम क्या था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, सवाल है NFSM का पूर्ण रूप क्या है। NFSM का पूर्ण रूप क्या है। तो याद रखिएगा NFSM का जो पूर्ण रूप है वो है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ठीक है, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। याद रखना आपको NFSM का पूर्ण रूप क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, अर्थात राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। और ये कब लाया गया था, तो याद रखिएगा 2013 में लाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लाया गया था। ठीक है ना, चलिए आगे है, गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया किस खरीफ फसल को कहा जाता है। ठीक है, गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया किस खरीफ फसल को कहा जाता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जो गोल्डन फाइबर जो गोल्डन है, जो गोल्डन फाइबर जिसे हम कहते हैं वो एक क्या है, एक खरीफ फसल है। राइट, तो पूछा है आपसे कि गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया किस खरीफ फसल को कहा जाता है, पटसन, गन्ना या ऊन। सही आंसर हो जाएगा पटसन, अर्थात जूट। ठीक है, इसको जूट भी बोलते हैं। ठीक है, जूट या फिर पटसन, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली बिहार की नदी का नाम क्या है। सवाल है, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली बिहार की नदी का नाम क्या है, बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला। तो याद रखिएगा बिहार की बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। ठीक है ना, नेक्स्ट है, बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है। पिछला वीडियो में मैंने इसका आंसर बताया था, बताइए क्या होगा इसका आंसर। बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है, NTPC, ONGC या फिर NHPC। तो याद रखिएगा बरौनी तेल शोधक कारखाना भारतीय तेल निगम की इकाई है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि बरौनी में जो स्थित है तेल शोधक कारखाना, इसके जो मतलब कि जो इस देश के मदद से किया गया था उस देश का नाम है रूस। ठीक है, रूस तथा रोमानिया, इन दो देशों के मदद से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, 1964 में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है।
भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ई ऑप्शन, ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? बिहार। बिहार में देखेंगे कि सबसे घनी जनसंख्या देखने को मिलती है, और सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस में देखने को मिलता है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ये याद रखिएगा। और सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। वहीं बात करें सबसे कम जनसंख्या तो वो है सिक्किम में, ठीक है। वहीं बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात के बारे में तो राज्य केरल में है, और सबसे न्यूनतम बात करें तो हरियाणा में है, ठीक है। तो इन सब पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अक्सर इजी क्वेश्चन लोग गलत करके आते हैं एग्जाम में, इसीलिए बार बार रिपीट करता हूँ इन सब सवालों को। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। हम बात करें यहाँ पे कि भारत के साथ किन किन राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है, तो उनमें से एक तो पहला नाम आता है उत्तराखंड का, ठीक है, उत्तराखंड। दूसरा है उत्तर प्रदेश। इसके बाद आता है बिहार, वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, ठीक है, और एक आता है सिक्किम, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे कोई ऑप्शन दिख रहा है, तो एक भी ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नेपाल से लगने वाले भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बाकी कल हमने बताया था कि भारत की सीमा से संबंध जो भारत के जो 7 जो हैं वो पड़ोसी देश से हैं, ठीक है। और उस 7 पड़ोसी देश कौन कौन है? तो वो है, एक है बांग्लादेश, दूसरा म्यांमार, तीसरा है भूटान, चौथा है चीन, पाँचवा है नेपाल, छठा है अफगानिस्तान और सातवां है पाकिस्तान, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, भारत के किस राज्य में, यहाँ में होगा, ठीक है, किस राज्य में सही जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? सवाल थोड़ा सा उल्टा लग रहा है, थोड़ा सा रुकिएगा। चलिए अब सही है, ठीक है। भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशतता सबसे अधिक है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र। उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताज़ा पानी की झील है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताज़ा पानी की झील है? नैनीताल झील, शिवाजी सागर झील, कोडाई झील। सही आंसर होगा शिवाजी सागर झील, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये ताज़े पानी का सबसे बड़े कृत्रिम झील है ये, ठीक है। लेकिन बात करें हम भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के बारे में तो ये गोविंद सागर झील है, लेकिन ताज़े पानी का कृत्रिम झील बात करें तो शिवाजी सागर झील है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? सवाल है, भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में, मुद्रा गुजरात में, कोरबा मध्य प्रदेश में। तो याद रखिएगा, भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना मुद्रा, ठीक है, मुद्रा जो कि गुजरात के कच्छ में है, ठीक है, वहाँ पे स्थित है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये अडानी समूह का है, ठीक है, ये जो है ना निजी क्षेत्र का ये सबसे बड़ा जो विद्युत परियोजना हम कह रहे हैं ये अडानी समूह का ये संपत्ति है, ठीक है ना, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर, महानदी पर या फिर कावेरी पर? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे महानदी। आसान सा सवाल था। नेक्स्ट है, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? ठीक है, ये किसको पार होगा यहाँ पे, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है?
180 डिग्री देशांतर पश्चिम से पूरब को, 180 अंश देशांतर पूरब से पश्चिम को, या फिर भूमध्य रेखा उत्तर से दक्षिण को। ठीक है, किसको पार कर लेंगे? क्या भूमध्य रेखा से उत्तर से दक्षिण की तरफ चले जाएंगे तो एक दिन जुड़ जाएगा। ठीक है, या फिर 180 अंश देशांतर से हम पूर्व से पश्चिम की ओर चले जाएं, या फिर 180 देशांतर से पश्चिम से पूरब की ओर चले जाएं, कब एक दिन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन। जब आप 180 देशांतर जो रेखा है वहाँ से पश्चिम से अगर पूरब की तरफ चले जाते हैं तो आपके जो तिथि है उसमें एक दिन का क्या हो जाएगा, होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसे समझाने का थोड़ा सा प्रयास करें, कुछ ऐसा समझिए कि अगर ये ग्लोब है, ठीक है, और ग्लोब पर मान लेते हैं कि यहाँ पे ये मेरा क्या है, विषुवत रेखा है, 180 डिग्री देशांतर है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये इधर पश्चिम है और यहाँ से चले जाते हैं किधर आप, ये पूरब की तरफ। ठीक है, तो आपके दिन में क्या होगा, एक दिन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यही वहाँ पे सवाल पूछा गया था कि किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है। तो 180 डिग्री देशांतर जो रेखा है उससे वहाँ से पश्चिम से यदि पूरब की तरफ जाते हैं, अगर इधर से इधर चले जाते हैं तो आपका देखेंगे तिथि में एक दिन जुड़ जाएगा। ठीक है, यही चीज़ अगर यदि पूरब से पश्चिम की तरफ आएंगे तो एक दिन घट जाएगा। ठीक है, और सी ऑप्शन तो खैर होगा ही नहीं, क्योंकि लिखा है भूमध्य रेखा से उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो यहाँ ये भूमध्य रेखा है और यहाँ पे पहले उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो इससे क्या होगा, उत्तर से दक्षिण से जाने में, उत्तर से दक्षिण को जाने में कुछ भी यहाँ पे दिन जुड़ेगा नहीं। ठीक है, हाँ, समय का थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, समय का मतलब टाइम का थोड़ा बहुत हो सकता है, फ़र्क हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे, मतलब मेरा समय कहने मतलब ये ना कि दिन रात, ठीक है, दिन रात में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक दिन जुड़ने के बाद यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, लानोस किस प्रकार के घास का मैदान है? लानोस किस प्रकार के घास के मैदान है? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, या फिर शीत कटिबंधीय घास के मैदान है, या फिर उपोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है? तो याद रखिएगा, लानोस जो है वो एक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बात करें हम कि लानोस कहाँ देखने को मिलेगा आपको, तो ये याद रखिएगा, लानोस देखने को मिलेगा वेनेजुएला में। कहाँ पे? वेनेजुएला में। साथ ही साथ वेनेजुएला के साथ साथ कोलंबिया में भी देखने को मिल जाएगा, कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है, सवाल है 49वीं पैरेलल किन दो देशों की सीमा है? 49वीं पैरेलल किन दो देशों की सीमा है? पहला है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, बी ऑप्शन में है यूएसए और कनाडा, सी ऑप्शन में है उत्तर और दक्षिणी वियतनाम, यानी कि उत्तर वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। तो बात करें यहाँ पे हम पहले कि उत्तर वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, इसी बीच में कौन सी रेखा है? तो याद रखिएगा 17वीं समानांतर रेखा है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। बात करें यूएसए और कनाडा के बीच में कौन सा अक्षांश रेखा है, इस बीच में कौन सी सीमा लगती है? ठीक है, यूएसए और कनाडा के बीच में, तो याद रखना है ये है 49वां। ठीक है, 49वीं पैरेलल लाइन देखेंगे कि यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, यहीं पे बात करें थोड़ा सा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में कौन सी लाइन है, तो यहाँ पे देखेंगे 38वीं अक्षांश रेखा इन्हीं दो देशों के बीच की सीमा है, 38वीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया था? सवाल है, भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया था? 1956 में, 1986 में, 1966 में? तो याद रखिएगा, भारत सरकार ने 1986 में राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया था, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके तहत आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में 40 लीटर कितना, 40 लीटर प्रति व्यक्ति। ठीक है, 40 लीटर प्रति व्यक्ति नहीं है, प्रति परिवार है। ठीक है, प्रति परिवार प्रतिदिन सुरक्षित पेयजल मुहैया कराना सरकार का लक्ष्य था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी वैसे 2019 में भी एक मिशन आया था, याद होगा, मिशन का नाम था राष्ट्रीय जल मिशन।
ठीक है, राष्ट्रीय जल मिशन, ये राष्ट्रीय पेयजल मिशन है जो कि 1986 में आया था, और 2019 का जो है वो है राष्ट्रीय जल मिशन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। राष्ट्रीय जल मिशन 2019 का है, जबकि राष्ट्रीय पेयजल मिशन 1986 का है। ठीक है, और 1986 वाला में ही ये कहा गया था कि प्रति परिवार को पीने का जो पानी है वो 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति परिवार मुहैया कराया जाए, ये उनका लक्ष्य था। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में कितने प्रमंडल में 4 जिले से अधिक जिले शामिल हैं? बिहार राज्य में कितने प्रमंडल में 4 जिले से अधिक जिले शामिल हैं? 1 प्रमंडल, 2 प्रमंडल या 4 प्रमंडल? तो पहले तो ये तो जानिए कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो कुल 9 प्रमंडल हैं। ठीक है, कितने? कुल 9 प्रमंडल हैं बिहार में। इसमें से 4 प्रमंडल ऐसे हैं जिसमें देखेंगे कि 4 जिले से अधिक जिले शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, 4 प्रमंडल। ठीक है, कौन कौन है वो प्रमंडल, उनका नाम भी जान लेते हैं। एक है पटना, ठीक है, मुंगेर, एक है आपका मगध, एक है तिरहुत। ठीक है, अगर आप बिहार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो 9 प्रमंडल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 9 में से 4 प्रमंडल हमने बताया, और इन 4 प्रमंडल में देखेंगे कि 4 जिले से अधिक है। पटना में कौन कौन देखेंगे कि पटना प्रमंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो नालंदा है, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर। ठीक है, वहीं मुंगेर में देखेंगे लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। वहीं मगध में आपको देखने को मिल जाएगा गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद। ठीक है, तिरहुत में आई थिंक मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी है, शिवहर है, और पश्चिमी और पूर्वी जो चंपारण है ना, ये तिरहुत में ही आता है, और एक वैशाली है शायद। ठीक है, तो आप ऐसा करें कि बिहार का एक मैप निकालिए, ठीक है, जिसमें उसमें बहुत अच्छे तरीके से कोई ऐसा मैप होगा जिसमें देखेंगे कि एरिया वाइज तरीके से सब में दिया रहेगा ये प्रमंडल है, इसमें ये राज्य जिले आते हैं, इसमें ये जिले आते हैं, इसमें ये जिले आते हैं, इस तरीके से 9 भागों में बटा होगा। ऐसा कोई मैप ढूंढिए। ठीक है, तो मैप को देखिए 1-2 बार, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, कोशिश कीजिए। चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ पे 4 प्रमंडल इसका सही आंसर है। मैकाल की पहाड़ी मुख्य रूप से किस राज्य में अवस्थित है? मैकाल की जो पहाड़ी है वो मुख्य रूप से किस राज्य में अवस्थित है? उड़ीसा में, या छत्तीसगढ़ में, या फिर झारखंड में? तो याद रखिएगा, मैकाल की जो पहाड़ी है मुख्य रूप से ये उड़ीसा में स्थित है, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, उड़ीसा नहीं होगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में स्थित है मैकाल की पहाड़ी। ठीक है, और मैकाल की पहाड़ी में देखेंगे कि अमरकंटक यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है, गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत क्या हैं? गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत क्या हैं? भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और यमुना, भागीरथी और सरस्वती। तो याद रखिएगा, गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत भागीरथी और अलकनंदा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 25-25, सिंपल सा है, 25-25 यानी कि 25-25 किलोमीटर। ठीक है, और गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, और गंगा का मैदान भारत का सबसे बड़ा मैदान भी है। अच्छा, गंगा कार्यक्रम योजना लाया गया था, याद है? कब लाया गया था? 1985 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गंगा कार्यक्रम योजना लाया गया था 1985 में। इसके बाद भी देखेंगे कि यहाँ पे जो भारत सरकार है, फिलहाल जो मोदी सरकार है, उसमें भी एक कोई कार्यक्रम लाया गया था गंगा को स्वच्छ करने के लिए। उस मिशन का नाम अगर किन्हीं को पता है तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, डोबर जल डमरू मध्य किन 2 सागरों को जोड़ती हैं? सवाल है, डोबर जल डमरू मध्य किन 2 सागरों को जोड़ती हैं? उत्तरी सागर और अटलांटिक सागर, या फिर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, या फिर मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर? तो याद रखिएगा, डोबर जो है, ठीक है, डोबर जल डमरू मध्य उत्तरी सागर और अटलांटिक को जोड़ती हैं। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डोबर जल डमरू मध्य उत्तरी सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती हैं। ठीक है ना, चलिए आगे है, नेक्स्ट है,
भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? वर्नियर पैमाना, रिएक्टर पैमाना या फिर बोफोर्ट पैमाना? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे रिएक्टर पैमाना। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वैसे बात करें इसे खोज कब की गई थी, तो इसको खोज की गई थी 1935 में। कब की गई थी? 1935 में इसकी खोज की गई थी। उस वैज्ञानिक का नाम था चार्ल्स रिएक्टर, चार्ल्स रिक्टर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सवाल है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर या राजस्थान? तो याद रखिएगा, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे भारत में 1986 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, सिंपल सा सवाल ये पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला ऐसा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसे भारत में 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया था? ठीक है, ये कहाँ नहीं होना चाहिए यहाँ पे, 1986 में स्थापित किया था, उसका नाम बताना है। कौन है वो? नंदा देवी, नीलगिरी या फिर नौकरेक? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नीलगिरी। नीलगिरी सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसे भारत में 1986 में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन नीलगिरी। ठीक है, और यहाँ पे सवाल और भी आता है कि नीलगिरी पहाड़ी पर कौन से जनजाति रहते हैं? ठीक है, सवाल आता है कि नीलगिरी पहाड़ी पर कौन से जनजाति रहते हैं? तो याद रखिएगा डोडा। ठीक है, डोडा जनजाति के लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, और डोडा जनजाति का अगर बात करें कि मुख्य आर्थिक उन लोग का जो आधार है वो क्या है, तो उनका मुख्य आधार है पशुपालन। क्या है? पशुपालन। ठीक है, बेसिक पैसा उन लोग कह सकते हैं। और नीलगिरी की पहाड़ी चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखिएगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि नौकरेक, नौकरेक कहाँ है? और नंदा देवी, नंदा देवी तक तो बता देंगे आप लोग, बताएं, लेकिन नौकरेक बताइए आप लोग कि कहाँ है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम लोग K2 भी कहते हैं ना, क्या कहते हैं? K2। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर या फिर 8848 मीटर या फिर 7068 मीटर? सही आंसर हो जाएगा 8611 मीटर, अर्थात ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 8611 मीटर। ठीक है, बाकी माउंट एवरेस्ट की जो है वो विश्व का सर्वोच्च शिखर है और उसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। तो ये है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, सवाल है, विली विली का अभिप्राय क्या है? विली विली का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया के निकट उच्च गतिविधि चक्रवात या फिर भूकंप या समुद्री लहरें। उपयुक्त में से एक अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, विली विली ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहा जाता है, अर्थात ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ लिस्ट दे रहे हैं, उसको लिख लीजिएगा, क्या पता एग्जाम में आ जाए। ठीक है, एक है, याद रखना है आपको, पुरगा। ठीक है, नया नया नाम सुने होंगे आप लोग, पुरगा। ठीक है, एक है वर्गस, एक है या आला, और एक है सामुन। ठीक है, ये सभी क्या हैं इसके बारे में जान लीजिए, क्या पता एग्जाम में आ जाए। तो पुरगा जो है ये टुंड्रा प्रदेश में शीतल हवा है। ठीक है, ये टुंड्रा प्रदेश में शीतल हवा है। ठीक है, वर्गस क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका में गर्म हवा है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में गर्म हवा है। ठीक है, अयाला क्या है? तो ये फ्रांस में गर्म हवा है, फ्रांस में देखने को मिलता है ये गर्म हवा है। सामुन क्या है? तो याद रखिएगा सामुन के बारे में, ईरान में ये गर्म हवा है, ईरान में देखने को मिलता है, ईरान में गर्म हवा। ठीक है, तो याद रखिएगा 4 पॉइंट
पुर्गा क्या है, तो टुंड्रा प्रदेश में शीतल हवा है, जबकि वर्गस, अयाला, सामून ये सभी गर्म हवाएं हैं। वर्गस है दक्षिण अफ्रीका का, अयाला है फ्रांस का, सामून है ईरान का। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, एक और लिख लीजिए, विली वाव। ठीक है, ये भी आता है एग्जाम में वैसे, विली वाव। वैसे इतना डीपली तो नहीं पूछना चाहिए। विली वाव जो है ना, ये आपका अलास्का का स्थानीय शीतल हवा है। ठीक है, अलास्का, अलास्का का स्थानीय स्थानीय क्या है, शीतल हवा है। ठीक है, शीतल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है, अधिकेंद्र शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंध है, भूकंप से, वलनदार से या भ्रंशन से। आसान सा सवाल है, क्या हो जाएगा, भूकंप। ठीक है, भूकंप जो है वो अधिकेंद्र से, अधिकेंद्र जो है वो भूकंप से संबंधित है। ठीक है, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो केंद्र है, केंद्र किसको कहते हैं, तो भूकंप के उद्भव स्थान को क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। वहीं अधिकेंद्र किसको कहते हैं, तो भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप की अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, और भूकंप का अध्ययन को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य में श्रीनुमा होना चाहिए था, श्री कहाँ से आ गया, किस राज्य में श्रीनुमा खेती प्रचलित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये नहीं है। सवाल ये है कि किस राज्य में श्रीनुमा खेती प्रचलित है, पंजाब में, हरियाणा में या फिर उत्तराखंड में। आसान सा सवाल ये भी है। सही आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में श्रीनुमा खेती की जाती है। श्रीनुमा मतलब क्या, जैसे इस तरीके से यदि कोई पहाड़ है ना, तो इस तरह से लोग क्या करते हैं, तो इस तरीके से खेती करते हैं सीढ़ीनुमा करके, है ना, तो यहाँ पे खेती करना आसान हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से, तो ये सीढ़ीनुमा खेती है जो कि उत्तराखंड में किया जाता है। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि उत्तराखंड में कृषि योग्य जो भूमि है मात्र 13% है। कितना, 13%। चलिए नेक्स्ट है, सवाल है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से और कब की गई थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से और कब की गई थी, देहरादून में और 1974 में, चमोली में और 1973 में, या फिर चंपावत में और 1974 में। सही आंसर इसका क्या होगा बताइए, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, चमोली में और 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। बस ये ध्यान रखिएगा, चमोली जो है ये वर्तमान में उत्तराखंड में है, लेकिन जिस समय घटना घटी थी उस समय उत्तराखंड यूपी से अलग नहीं हुआ था, तो उस समय तत्कालीन पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, तब उत्तर प्रदेश था। आज उत्तराखंड में भले चमोली है, लेकिन ये घटना उत्तर प्रदेश की थी, क्योंकि उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार की चट्टानों में खनिज का जमाव परतों में मिलता है, अग्नेय, अवसादी, रूपांतरित। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे अवसादी। अवसादी चट्टानों में देखेंगे कि खनिजों का जमाव परतों में मिलता है। ठीक है ना, बाकी आप लोग तो जानते ही कि चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित या इसी को कायंद्रित कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है। सवाल है कि वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है, ऑक्सीजन में पराबैंगनी किरणों की क्रिया से, या फिर ऑक्सीजन अणुओं का संयोजन के द्वारा, या फिर ऑक्सीजन का उच्च दाब में आने से। किससे बना हुआ है वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत, तो याद रखिएगा, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत ऑक्सीजन अणुओं के संयोजन से बनी है। ठीक है, यहाँ पे जो सही आंसर है बी ऑप्शन सही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, और ओजोन परत का विस्तार लगभग देखेंगे कि 32 किलोमीटर से लेकर के 60 किलोमीटर तक पाया जाता है ना। चलिए आगे है 34 नंबर, संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह किसका कथन है। इंपॉर्टेंट सवाल है, शायद किसी टीआरई में एग्जाम में पूछा गया सवाल है। संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है, एरिस्टोस्थनीज का है, जिमरमैन का है, या फिर कार्ल्स ओ सोवर का है। याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा जिमरमैन का। ठीक है,
संसाधन भूगोल के वैसे जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, जिमरमैन को। और भूगोल का पूछा जाए कि जनक कौन है तो इरास्तोस्थनीज होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जिमरमैन। संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन है जिमरमैन का। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोहा होना चाहिए, यहाँ पे लोहा, ठीक है, किस क्षेत्र में लोहा कोयले के सर्वाधिक भंडार है? कोयला और लोहे का सर्वाधिक भंडार है, आपको ये बताना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है, मतलब पहला ऑप्शन में है दक्षिण क्षेत्र, बी ऑप्शन में है छोटा नागपुर पठार, सी ऑप्शन में हिमालय क्षेत्र। तो याद रखिएगा, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में कोयला और लोहे का सर्वाधिक भंडार है। ठीक है, और छोटा नागपुर पठार को ही क्या कहा जाता है, भारत का रूर कहा जाता है। ठीक है, रूर कहाँ है, रूर देखेंगे कि जर्मनी में एक स्थान है। ठीक है, जर्मनी में जो स्थान रूर का है वही भारत में छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? भारत में कुल्लू की घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अंगूर के लिए, आलू के लिए या फिर सेब के लिए? तो याद रखिएगा, भारत में कुल्लू की घाटी सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन, ठीक है ना। और ये कुल्लू की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, एचपी में। ठीक है ना। बात करें हम आलू का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो ये होता है आपका यूपी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? सवाल है, विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर हिंद महासागर? तो याद रखिएगा, अटलांटिक महासागर विश्व का सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, टैगा वन के बारे में सही है। टैगा वन के बारे में सही है, क्या सही है बताना है आपको। क्या यह सदाबहार वन है? इस वन की वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती हैं, यह बर्फ से सदा ढका रहता है? उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं? टैगा वन के बारे में बताना है, तो ध्यान रखिएगा, टैगा वन देखेंगे कि ये एक सदाबहार वन है, ये बिल्कुल सही है। इस वन की जो वृक्ष की जो पत्तियाँ होती हैं वो नुकीली होती हैं, ये भी सही है। यह बर्फ़ से ढका रहता है, ये गलत है। ठीक है, ये बर्फ़ से ढका हुआ नहीं रहता है। हाँ, टुंड्रा वन जो है, टुंड्रा वन के बारे में बात करें तो वो बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ बात करें हम टैगा वन के बारे में तो ये बर्फ़ से ढका हुआ नहीं रहता है, और ये सदाबहार वन है, और इस वन की वृक्ष की पत्तियाँ नुकीली होती हैं। तो दो कथन यहाँ पे सही दिख रहा है, तो जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है? छत्तीसगढ़, पंजाब या केरल? सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सही आंसर नहीं है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य में बालक बालिकाओं का अनुपात सबसे कम है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन सही होगा। ठीक है, हरियाणा याद रखना है आपको, वहाँ पे सबसे लिंगानुपात कम है। कितना है? तो 879। ठीक है, ये हरियाणा का लिंगानुपात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं? प्राथमिक तरंगे, ज्वारीय तरंगे, द्वितीयक तरंगे? उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? सही आंसर होगा यहाँ पे प्राथमिक तरंगे। प्राथमिक तरंगे सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 MCQ जो एग्जाम में आने के प्रबल संभावना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बीच में हम आपको कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि ये हम चाहते हैं कि आपका जो ध्यान है वो सिर्फ पढ़ने पर लगा हो। ठीक है, वीडियो के अंत में हम बोलते हैं, या तो वीडियो के शुरू में बोलते हैं या तो वीडियो के अंत में बोलते हैं कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी,
वीडियो तो आप लोग बहुत देखते हैं लेकिन लाइक भी नहीं करते हैं, क्योंकि देखते हैं कि व्यू जो है वो 500 प्लस जाता है लेकिन लाइक की संख्या बहुत कम रहता है। तो थोड़ा सा दुख होता है कि हम इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए और आप सिर्फ एक बटन दबाने में आप लोग इतना कंजूसी करते हैं। तो उम्मीद है कि अब की बार ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।